हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। साथ ही आपका लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का जो पेपर है वो भी बहुत ही शानदार रहा होगा। आंसर की आपने चेक कर ली? अगर नहीं करी तो इस वीडियो के माध्यम से आप आंसर की चेक कर सकते हैं। साथ ही इस आंसर की का पीडीएफ है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मुलान स्कूल पे मिल जाएगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं आंसर की। पहला प्रश्न, हमें सूची दे रखी है और उसका मिलान करना था। एक साइड में पशुधन है और दूसरी साइड दे रखा है कि कौन सी नस्ल से संबंधित है वो। तो जो भेड़ है, तो भेड़ क्या होती है? तो जो सोनाड़ी है वो भेड़ की नस्ल है, ठीक है। उसके बाद में जो गिर है वो गाय की नस्ल है। उसके बाद में बीकानेरी ऊंट की नस्ल है और बकरी जो बर्बरी है वो बकरी की नस्ल है। तो एक के साथ दो और बी के साथ चार, तो कौन सा आंसर होगा? एक के साथ दो, बी के साथ चार और सी के साथ तीन और डी के साथ एक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो बर्बरी है वो बकरी की नस्ल है, सोनाड़ी भेड़ की नस्ल है, गिर है वो गोवंश है और बीकानेरी ऊंट वंश है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ओरण, ओरण क्या होता है? तो पश्चिमी राजस्थान का जो पवित्र उपवन है, मतलब एक तरीके से वन क्षेत्र होता है जिसमें वृक्षों की कटाई, वहाँ के जो नागरिक है वो उस वृक्षों की कटाई नहीं करते उस क्षेत्र विशेष में, उसे ओरण कहते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान में, आप नागौर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर इधर जाओगे ना तो वहाँ आपको ओरण देखने को मिलेंगे। हाल ही जो राव साहब यानी रविंद्र सिंह भाटी साहब है वो एक ओरण को बचाने को लेकर आंदोलनरत थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतम व न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? यानी अधिकतम बाल लिंगानुपात और न्यूनतम बाल लिंगानुपात कौन से जिले का था? तो देखो, सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात था नागौर का। कितना है? 907। यानी नागौर का बाल लिंगानुपात सर्वाधिक था। और सबसे कम किसका बाल लिंगानुपात में न्यूनतम किसका है? धौलपुर का। धौलपुर का कितना है? 841। नागौर का कितना था बाल लिंगानुपात? 800, 907। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 नागौर और धौलपुर इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिलाली और बरवाड़ा क्या है? तो बिलाली और बरवाड़ा आपको पता ही है कि ये चोटियां हैं राजस्थान की, जो उत्तरी राजस्थान है, उत्तरी अरावली है, वहाँ की चोटियां हैं। तो देखो बिलाली कहाँ पे? तो बिलाली कहाँ पे? अलवर में। बिलाली कहाँ पे? अलवर में। अभी आजकल तो वो जो अलवर वाला जो बिलाली वाला जो एरिया है वो कहाँ आ गया है? वो कोटपुतली बैरोड में आ गया है। कहाँ पे आ गया है? कोटपुतली बैरोड जो जिला बना है उसमें ये बिलाली आ गई है। और बिलाली की ऊंचाई कितनी है? तो बिलाली की ऊंचाई है 775 मीटर। कितनी है? 775 मीटर। वहीं बरवाड़ा, तो बरवाड़ा चोटी है वो कहाँ पे है? तो ये है जयपुर में और इसकी हाइट कितनी है? 786। तो बरवाड़ा चोटी की हाइट है 786 और जो बिलाली चोटी है जो अलवर में है उसकी ऊंचाई है 775। तो मोटा मोटी दो चीजें आपको याद रखनी है। कौन सी? एक तो बिलाली कहाँ पे? तो बिलाली तो अलवर में, ठीक है। और बरवाड़ा कहाँ पे? बरवाड़ा जयपुर में। बिलाली की हाइट कहाँ पे कितनी है? बिलाली की हाइट है 775 और जो बरवाड़ा है इसकी हाइट है 786। 786 तो याद हो ही जाएगा। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों है उत्तरी राजस्थान की चोटियाँ, उत्तरी अरावली की चोटियाँ, सॉरी। अगले प्रश्न में चलते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। सोनालिका, गंगा, सुनहरी और चंबल, चंबल 65, ये उच्च उत्पादक किस में है? कौन सी फसल की? तो ये गेहूं की है। देखो इसमें सोनालिका नाम है ना, इसको देखते ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा। इस एग्जाम में बहुत उच्च स्तर के प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ एक प्रश्न है वो बहुत सरल है। तो उनमें से एक प्रश्न यही है, सोनालिका ये गेहूं की किस्म, इसको देख के अंदाजा लगा सकते हो। बाकी गंगा, सुनहरी और चंबल 65 ये भी आपको याद रखना है क्योंकि अगले एग्जाम में हो सकता है सोनालिका ऑप्शन में ना हो। तो गंगा, सुनहरी और चंबल 65 क्या है? ये गेहूं की किस्में हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग के जिले में सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो एसएससी सीमेंट कहाँ पे? एसएससी बूंदी में, ठीक है। मंगलम कोटा में, बिड़ला व्हाइट सीमेंट नागौर में, लेकिन राजश्री सीमेंट है वो उदयपुर में नहीं है। ये कहाँ पे? ये भिवाड़ी अलवर में।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राजश्री सीमेंट। तो एक बार आप इसको राजश्री सीमेंट को गूगल कर लेना, हो सकता है किसी और भी ज़िले में हो, क्योंकि पहली बार ही शायद ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं आया है। और राजश्री सीमेंट मैंने ढूंढा तो मुझे भिवाड़ी में मिला था। तो हो, लेकिन कई बार क्या होता है, छोटे प्लांट होते हैं उनके नाम भी आ जाते हैं, जबकि ये इसमें ऑप्शन में दे रखा है वो राज्य स्तर का होना चाहिए, लेकिन उत्तर डेफिनेटली इसका राजश्री सीमेंट उदयपुर होने वाला है, क्योंकि बाकी के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखो 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर्ज की गई। 2011 में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू जिले की है, बिल्कुल सत्य कथन है। सबसे कम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ जिले की। और 2011 में सर्वाधिक साक्षरता वो कहाँ की थी, जयपुर की थोड़ी थी, वो कहाँ की है, कोटा की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है, तो बी वाला नहीं है, तो बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, केवल बी है वो सुमेलित नहीं है, ये हमारा उत्तर हो गया। तो जिसने भी ऑप्शन बी यानी केवल दो लगा के आए हैं, केवल बी लगा के आए हैं, वो उनका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अपना जल खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती है। कौन सा जल नदी खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती है, तो देखो जो साबरमती है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। देखो ये आपके सामने जो चित्र दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो ये तो है रन ऑफ कच्छ, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये है रन ऑफ कच्छ, ये है कच्छ की खाड़ी, और ये है खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो जो साबरमती नदी आती है वो इधर से आती है मान लो, और इसमें खंबात की खाड़ी में गिरती है, बिल्कुल ठीक सही बात है। और जो माही नदी आती है वो भी इसमें खंबात की खाड़ी में गिरती है, बिल्कुल सही है। लेकिन पश्चिमी बनास है वो कहाँ पे आती है, वो कच्छ के रण में, या मतलब गल्फ ऑफ कच्छ में विलुप्त होती है, तो इधर आती है वो, ना कि खंबात की खाड़ी में आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हमें पूछा था कि खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ जल विसर्जित करती है, तो साबरमती करती है और माही करती है। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ए और सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए और सी लगाया है उसका उत्तर सही हो जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना था हमें पर्यटन स्थल दे रखे हैं और ये बताना था कि वो कहाँ पे अवस्थित है। तो देखो लोहागढ़ कहाँ पे है, तो लोहागढ़ भरतपुर में, सबको पता है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं स्वर्णकोटी, तो स्वर्णकोटी है टोंक में। कहाँ पे, स्वर्णकोटी टोंक में है। उसके बाद में दिलवाड़ा मंदिर, ऑब्वियसली बात है माउंट आबू में, ये भी सरल प्रश्नों में एक था। और केला देवी करौली में है ही। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 4 1 2, लोहागढ़, भरतपुर, स्वर्णकोटी, टोंक, दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू, केला देवी, करौली। ठीक है, तो इसमें स्वर्णकोटी थोड़ा सा अलग हो सकता है, बाकी बहुत ही आसान है। स्वर्णकोटी कहाँ पे, टोंक में। ठीक है, तो जिसने भी 3 4 1 2 पे टिक किया है उसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है। तो ये देखो अपने 60 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये जो जयपुर, राजसमंद और अजमेर से होकर गुजरती है 60 सेंटीमीटर की रेखा। तो ACD जिसने भी लगाया उसका उत्तर सही होता है। ठीक है, जयपुर, राजसमंद और अजमेर, इससे 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, अलवर रियासत में वाल्मीकि और आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है। तो अलवर रियासत में वाल्मीकि और आदिवासी संघ किसने स्थापित किया था, तो हरिनारायण शर्मा साहब थे। इन्होंने अलवर रियासत में वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना करी थी। अगले एग्जाम में क्या होगा, प्रश्न इस प्रकार से आएगा, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना करने का किसने स्थापित किया था, या वाल्मीकि संघ का संबंध किससे है, या हरिनारायण शर्मा द्वारा कौन से संस्थान की स्थापना नहीं की गई। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कि वाल्मीकि और आदिवासी संघ का रिलेशन हमें हरिनारायण शर्मा के साथ करना है, ताकि फिर कभी कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इस एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की एग्जाम है जुलाई के महीने में, उसके लिए भी आपको शानदार पढ़ाई करते रहना है जब तक आप ज्वाइनिंग ना ले लो। हालांकि अगर आपकी पहले से ज्वाइनिंग हो जाती है और फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ग्रेड 2 की एग्जाम है।
ये तो ग्रेड सेकंड की पोस्ट है। लेकिन अगर ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हो और अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो तो कहने को दिखावे वगैरह सारी अलग बात है। कंटेंट की जानकारी, एग्जाम में आप बैठोगे, आपके दिमाग में वो कंटेंट होना चाहिए जिससे आप प्रश्न का सॉल्यूशन कर पाओ। तो निवेदन है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दूसरा हमारे साथ बने रहो। हम लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए आपको बेहद शानदार कंटेंट देने वाले हैं। दिखावा एक अलग बात होती है और वास्तविकता जो कंटेंट देता है वो एक अलग बात होती है। विश्वास करना, दिखावा नहीं करेंगे बिल्कुल भी, कंटेंट शानदार देंगे, तैयारी शानदार करवाएंगे। बहुत कम, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी पे डिपेंड हो जाओ, आप अपने सोर्सेस से तैयारी भी करते रहो, लेकिन आपकी तैयारी को पॉलिश करने का काम हम करेंगे। और जो हमारे साथ आएंगे ना, उनकी जो मार्क्स होंगे वो डेफिनेटली सामान्य से थोड़े से अलग ही होंगे, ज़्यादा ही होंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? अब इसमें बहुत सारे ठिकाने हैं। अब ये बहुत टिपिकल प्रश्न है क्योंकि 11-12 ठिकाने के आसपास दे रखे हैं वहाँ पे। इसमें कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो देखो, घाणेराव, रिया और बिनाय, ये तो तीनों शामिल है। घाणेराव, रिया और बिनाय तो शामिल है, लेकिन बनेडा इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो बनेडा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसको किस तरह से, पूर्व बनेडा कहाँ पे है? भरतपुर में है ना। इस प्रकार से आइडेंटिफाई करके अलग करते वो अलग बात होती है फिर मारवाड़ चित्रकला शैली को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पिंगल साहित्य की रचनाओं को उनके लेखकों से सम्मिलित करना है। तो जो अवतार चरित्र है वो किसने लिखी है? तो अवतार चरित्र लिखी है नरहरिदास ने। किसने लिखी है? नरहरिदास ने। उसके बाद में रामगुण सागर किसने लिखी है? तो प्रताप कुंवरी ने लिखी है। रामगुण सागर प्रताप कुंवरी ने लिखी है। उसके बाद में विनय मालिका किसने लिखी है? तो विनय मालिका दयाबाई ने। दयाबोध और विनय मालिका, ये तो आपको याद ही होगा और आप इसी से रिलेट कर सकते थे, इसी से आंसर पे पहुंच सकते थे। जो भी विद्यार्थी कर रहा है मेरे हिसाब से इसी किताब का अंदाजा लगाई कि उन्होंने इसको सॉल्यूशन किया है। और अणबे वाणी किसने लिखी है? तो रामचरण जी ने लिखी है। अणबे वाणी रामचरण जी ने लिखी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतार चरित्र नरहरिदास, रामगुण सागर प्रताप कुंवरी, विनय मालिका दयाबाई और अणबे वाणी रामचरण जी। तो 3, 1, 4, 2 जिसने भी लगाया उसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। 3, 1, 4, 2। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। अब प्रश्न ये है कि रियासती विभाग की स्थापना करी कब? तो ये करी थी जुलाई 1947 में। कब करी? जुलाई 1947 में इसकी रियासती विभाग की स्थापना करी थी। जुलाई 1997, जुलाई। अब देखो 47 है, जुलाई 7वां महीना है, तो लास्ट में 7 है, ये 7। इस प्रकार आपको कैसे भी करके मैनोमिक्स करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको रिलेट करना है। अब आप कह दो कि हम तो याद ही करेंगे, मैनोमिक्स लगाएंगे ही नहीं। देखो भाई, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, कुछ ना कुछ रिलेशन आंसर और प्रश्न में बना के रखना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में सही उत्तर पे टिक कर पाओगे, अन्यथा कन्फ्यूजन होगा। अब भाई अभी 1000, 2000, 5000 फैक्ट होते तो फिर भी आप रट लेते कि भले इतने ही फैक्ट है। अब इसमें तो लाखों फैक्ट है, अब कितना याद रखेगा बंदा? तो एग्जाम वैसे भी स्मार्ट स्टडी के लिए होता है, ना कि रट्टालॉजी के लिए। तो आपको किसी न किसी तरीके से आपको एग्जाम क्रैक करना है, मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। आप जो स्मार्ट ट्रिक्स है उनको लगाओ। हाँ, ट्रिक्स नैतिक होनी चाहिए, एथिकल होनी चाहिए। अगला प्रश्न, रियासत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना में सर्वप्रथम किस संस्था को गठित किया गया था? तो रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए सर्वप्रथम किस संस्था को गठन किया गया था? तो राजपूताना मध्य भारत सभा की इसकी स्थापना 1919 में करी गई थी और ये उत्तरदायी सरकार की स्थापना की दिशा में पहला कदम कह सकते हैं। तो इसका आंसर जिसने भी राजपूताना मध्य भारत सभा लगाया उसका उत्तर सही हो जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में वर पक्ष का वधु पक्ष के पिता द्वारा स्वागत करने के रिवाज को क्या कहते हैं? तो जो वर पक्ष वधु पक्ष के पिता का वर पक्ष का वधु पक्ष का जो पिता स्वागत करता है उसे मधुपर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुपर्क। तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ किले में कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? यानी चित्तौड़गढ़ किले में है और वो सूर्य को समर्पित था मूलतः, जब बना था तब। तो कौन सा मंदिर था? जो कालिका माता मंदिर है ना, वो 7वीं शताब्दी में बना था और मानभंग मौर्य के द्वारा ये बनाया गया था। किसके द्वारा? मानभंग के द्वारा बनाया गया था और प्रतिहार शैली में बना हुआ है। ठीक है, किसमें बनाया? प्रतिहार शैली में ये बना हुआ है।
और ये मूलतः सूर्य मंदिर था। अब ये बात आप कहते हो सुजस क्यों पढ़नी चाहिए आपको, तो सुजस इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि सुजस के अंदर ये फैक्ट दिया हुआ था कि वो मूलतः सूर्य मंदिर था। ये प्रश्न आ गया। अब आरएएस मेंस में आप में से बहुत सारे विद्यार्थी पिछली बार आरएएस मेंस में बैठे होंगे, तो उन्होंने भी देखा होगा कि सुजस में सूर्य मंदिर से संबंधित प्रश्न दे रखा था। और जो सुजस की आती है ना किताब, उसका जो लास्ट पेज होता है उसमें कुछ 4-5 सूर्य मंदिरों के बारे में वर्णन कर रखा था। अब जिसने भी वो वाली उसमें से 4-5 पॉइंट भी याद होंगे उनको वहां से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? चित्तौड़ के किले में कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? कालिका माता मंदिर है, वो सूर्य मंदिर था। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में किसके द्वारा करवाया गया? मानभंग के द्वारा। ये बात भी याद रख लो आप। और ये मूलतः प्रतिहार शैली में बना हुआ है। जालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो जालोर के जो सोनगरा चौहान है, इस वंश की स्थापना करी थी कीर्तिपाल चौहान ने। किसने? कीर्तिपाल ने। और कब करी? 1181 में करी थी। सोनगरा चौहान वंश की स्थापना किसने करी? कीर्तिपाल ने। ठीक है, और कब करी? कब याद रखो अब? 1181 में करी। कब करी? 1181 में। अब देखो, सोनगरा चौहान वंश की जानकारी पूछी है तो बेसिक क्वेश्चन क्या होंगे? एक तो उसका संस्थापक कौन था और कब स्थापना करी, 2 प्रश्न होंगे ना। तो इस प्रकार ये बहुत डीप नहीं है, लेकिन आपको वास्ट नॉलेज तो होना चाहिए कि चौहान वंश की कौन सी शाखा की बात करी जा रही है ना। तो थोड़ा थोड़ा कंटेंट, 2-2 3-3 लाइन हर एक टॉपिक पे, हर एक बिंदु पे आपके पास में होना जरूरी है। तो कब की बात है? 1181 की। 1181 में कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में सोनगरा चौहान वंश की स्थापना करी थी। राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी गीत गाते हैं? तो बिल्कुल ये तेजा जी की गीत गाते हैं, तेजा गायन गाते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? तेजा जी। तेजा जी के गीत गाते हैं खेत जोतते समय किसान। और तेजा जी का जन्म कब हुआ था? तो 1074 विक्रम संवत में, 1074 विक्रम संवत में खड़नाल गांव है ना नागौर में, वहां पे तेजा जी महाराज का जन्म हुआ था। तो आपके प्रश्न के उत्तर बहुत ही शानदार हो रहे हैं। तो एक बार तेजा जी महाराज की जय बोल देते हैं। तेजा जी महाराज की जय हो। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई थी और उनको बाद में फांसी भी दे दी गई थी? कौन थे ये? तो ये थे अमरचंद भाटिया। राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति जिसने पढ़ा है तो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट में बहुत आसान सवाल है अमरचंद भाटिया। इनको राजस्थान का पहला शहीद भी कह सकते हैं। तो अमरचंद भाटिया साहब है, इनको 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने वहां पे ग्वालियर के अंदर लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की सहायता करी थी। अपने पैसे दे दिए कि आप देश के लिए इन अंग्रेजों को बाहर निकालो और देश सेवा करो। तो ये कौन थे? हमारे महान अमरचंद भाटिया साहब थे, अमरचंद भाटिया। अगला प्रश्न, लालदासी संतों के लिए भिक्षावृत्ति है समझी जाती है। क्या बात सही है? हाँ, लालदासी संप्रदाय के लोग हैं वो भिक्षावृत्ति नहीं करते। वो कैसे आजीविका कैसे चलाते हैं? वो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और उसके आजीविका कमाते हैं। तो ओबीसी बात, दोनों कथन सत्य हैं। तो ए और रे दोनों सत्य हैं और ए रे का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो लालदासी संप्रदाय में संतों की भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। देखिए, सबके अलग अलग नजरिए हैं। मैं मतलब भारतीय परंपरा में विश्वास रखता हूँ, भारतीय संत परंपरा में विश्वास रखता हूँ। मैं ये दिखावा, ऊंच नीच, जात पात इसमें कतई विश्वास नहीं रखता। जो मूल भावना है हमारे धर्म की वो बहुत महान है। अगर आप तो लगातार पढ़ रहे हो, आप वैदिक साहित्य पढ़ते हो, तो उसमें कहीं भी ऊंच नीच की बात नहीं करी हुई है, छोटे बड़े की बात नहीं करी हुई है वहां पे। तो हमारे शास्त्रों की जो मूल भावना है ना वो एक अलग बात है और उसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से अपने स्वार्थ के हिसाब से किया गया है वो दूसरी बात है। तो उसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से किया गया है। इस कारण अगर कोई व्यक्ति उस सही चीज को गलत समझे तो हमारी गलती है। हमें उसकी जड़ पे पहुंचना जरूरी है, हमें रिसर्च करना जरूरी है और हम ही हैं जो इस सनातन संस्कृति को बचा सकते हैं और इस दिशा में सही काम कर सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग आप ही तो हो ना, रियल माइंड्स आप ही हो आज के समय में। तो आप लोगों को हमारी सनातन संस्कृति को बढ़ाने में अपना योगदान देना है। भले ही आप लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड बनो, आरएस बनो, आईएएस बनो, कुछ भी बनो, लेकिन अपनी जड़ों को हमें नहीं भूलना है। इसमें जो गलतियां आ गई उनको हमें फिल्टर कर देना है, हटा देना है गलतियों।
अगला प्रश्न, किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंध रखती है? तो फल्गुबाई जी, ये आप देख ही रहे हो कौन सा नृत्य कर रही है, तो ये देखो चरी नृत्य कर रही है। कौन सा नृत्य कर रही है फल्गुबाई जी? फल्गुबाई जी चरी नृत्य कर रही है। कहाँ से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ से संबंधित है। कहाँ से? किशनगढ़ से संबंधित है। अगला प्रश्न, मेवाड़ शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों में परगनों को लेना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने क्या मतलब, मुगलों के पास था परगने। अब राज सिंह जी देखो, मेवाड़ की अगर बात करें तो बहुत ग्लोरी है। अब कुंभा देख लो आप, ठीक है, सांगा, महाराणा प्रताप, उसके बाद में अमर सिंह। अमर सिंह को मत भूलो कि महाराणा प्रताप का जो प्रताप है उसमें अमर सिंह का अपना अलग ही योगदान है। आपने मतलब एक शेर के दो टुकड़े कर दिए थे एक तलवार के झटके में महाराज अमर सिंह जी ने। उनकी ग्लोरी उतनी बताई नहीं जाती, लेकिन ये हमारी गलती है क्योंकि हम ऊपर से जितना पढ़ते हैं उतना पढ़ते हैं। बाकी उसके बाद में राज सिंह जो गैप आ गया ना बीच में, इसको फिल किसने किया था? राज सिंह ने। इन्होंने अकबर जो औरंगजेब था उसके दांत खट्टे करने शुरू कर दिए थे। तो उन्होंने क्या किया, जो मेवाड़ के जो मुगलों के पास जो परगने थे उनको वापस छीनना शुरू कर दिया था। इसमें कौन सा कथन सत्य है? इसमें से किस तरह की कौन सी ट्रिक उन्होंने लगाई? तो टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने की योजना बनाई थी। सही बात है, यानी वो टीका दौड़ कर रहे थे और दौड़ करते करते मुगल चौकियों को खत्म कर दिया। पहली मुगल चौकी मांडल थी जिसको उन्होंने भगाया था। और इस अभियान में राज सिंह को कितने पैसे प्राप्त हुए? 58,000। कितने पैसे प्राप्त हुए? 58,000। तो ये तीनों ही बातें सत्य है। तो टीका दौड़ में मुगल चौकियों को धावा बोला, पहली चौकी तोड़ी मांडल थी, ऐसे बाकी और भी तोड़ी, लेकिन पहली चौकी में उनको 58,000 रुपये प्राप्त हुए थे उस टाइम के। अगले प्रश्न में चलते हैं। मेवाड़ के राजचिन्ह में एक और तो भील है, दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा, यानी एक और तो भील, दूसरी ओर राजपूत। तो ये किस मेवाड़ के शासन के काल के टाइम शुरू हुआ था? तो महाराणा प्रताप थे, उन्होंने इस प्रकार से शुरू किया था। तो उन्होंने सबको समान समझा, भीलों को भी अपने इक्वल उन्होंने लाया। मतलब किसी प्रकार की भेदभाव नहीं रखा कि अगर कोई वीर है, वो जाति कोई भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये महाराणा प्रताप ने किया था ऐसा, तभी तो इनकी वीरता की इतनी गाथाएं हम लगातार आए गाते रहते हैं। खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा था? यानी बाबर ने हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा। किसके माध्यम से भेजा था? तो बाबर ने रायसेन के सिलैदी तंवर को भेजा था। किसको? सिलैदी तंवर को भेजा था बाबर ने सांगा के पास में कि आप शांति कर लो, लेकिन बात बनी नहीं। अंततः खानवा का युद्ध 1827 में और 1527 में हुआ ही, आपको पता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। खलकाणी माता, ये गर्दब मेला बढ़ता है, ये जयपुर जिले में, लेकिन जयपुर जिले में पूछा कि कौन से गांव में बढ़ता है? तो सीधी सी बात है, भावगढ़ बंदिया गांव। भावगढ़ बंदिया गांव है जयपुर जिले में, जहाँ पे खलकाणी माता का गर्दब मेला बढ़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। सवाई जयसिंह के द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने को क्या कहते थे? तो जयसिंह जी ने चित्रकारों के लिए कारखाना बनाया था, जैसे सूरत खाना के नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सूरत खाना। तो इसका आंसर सूरत खाना हो जाता है। अगला प्रश्न है, कीचक का महल राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो कीचक का महल है ना, ये बेराट सभ्यता से संबंधित है। इसको याद रख लो, ये मुझे लगता है नूतन प्रश्न है और आगे आने वाले एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाएगा। कीचक का महल, बेराट सभ्यता। पूछने का तरीका अलग हो सकता है, चाहे स्टेटमेंट में पूछे या गलत सही में पूछे, लेकिन बिल्कुल पूछा जाएगा ये। तो कीचक का महल बेराट सभ्यता से संबंधित है। एकी आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? तो राज्य और जागीरदारों के द्वारा भीलों के किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध करना एकी आंदोलन का उद्देश्य था। बिल्कुल, क्योंकि राज्य अगर भीलों का विरोध कर रहा है तो मेन आंदोलन तो यही था। उसके बाद में राज्य व जागीर कचहरियों का बहिष्कार करेंगे, इस प्रकार का कोई प्रावधान इसमें देखने में सुनने में नहीं है, तो ये नहीं होगा। तीसरा, भीलों और गरासियों के सामाजिक उत्थान भी इसका प्रमुख उद्देश्य था, तो ये भी सही है। तो ए और स दोनों सही है। तो एकी आंदोलन कौन, इसका प्रमुख नेता कौन था, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। महाराज धीराज मानसिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? महाराज धीराज मानसिंह, अब ये इनको उपाधि महाराज धीराज की उपाधि किसे मिली है जयपुर के महाराजाओं में? तो मानसिंह को मिली। एक प्रश्न तो ये बन गया। अब गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है, ठीक है,
लेकिन इसके वास्तुकार कौन है ये हमसे पूछा गया है। तो माणिकचंद जी है ना, माणिकचंद, वो जो गोविंद देव जी मंदिर है उसके वास्तुकार है। कौन है? माणिकचंद जी। ठीक है, अब कुछ पॉलिटी के प्रश्न शुरू होंगे। और तो पहला प्रश्न, राजस्थान, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है? तो जो वार्षिक रिपोर्ट है वो राज्यपाल के माध्यम से सदन पर, विधानसभा के समक्ष रखी जाती है। तो किस अनुच्छेद के माध्यम से किया जाता है? तो आर्टिकल 323 में ये कह रखा है, ठीक है, कि वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत करेगा आयोग। तो ये आर्टिकल 323 में। देखो 315 से 323 तक जो आर्टिकल है वो लोक सेवा आयोग से संबंधित है, जिसमें राज्य और यूपीएससी, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर आपको जल्दबाजी नहीं हो रही है तो जल्दी जल्दी देखेंगे। तो आयोग के गठन का प्रावधान 315 में है, सदस्यों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल 316 में है, और हटाना और निलंबित करना 17 में खतरा है ना, तो 17 में हटाने वाला कानून हो जाएगा। तो 17 में, 18 में क्या है? आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति। ये शायद आरएस प्री में इस बार आया था प्रश्न। और 319 में सदस्यों के द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने। अगर कोई सदस्य आरपीएससी के सदस्य नहीं है तो अब वो पद धारण नहीं कर सकता। 320 में लोक सेवा के कार्यों का वर्णन है। तो कार्यों का वर्णन कहाँ पे? 320 में है। और लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति ये 321 में दे रखी है। खर्चे होंगे वो 22 में होंगे। लोक सेवा आयोग के खर्चे कहाँ पे दे रखे हैं? 322 में। और वो रिपोर्ट है वो 323 में, जो प्रश्न पूछा है कि वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, ये कहाँ लिखा है? तो जो रिपोर्ट है वो 323 में है। ठीक है, रिपोर्ट किस में है? 323 में। अब एक याद रखो, 317 हटाना निलंबन, गठन 315 और नियुक्ति कार्यकाल 316। ठीक है, और कार्य 320 में। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा की जनलेखा समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो राजस्थान विधानसभा जनलेखा समिति, उसमें अधिकतम सदस्य 22 हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सेंटर में लोक लेखा समिति होती है उसमें कितने सदस्य हो सकते हैं? 22 हो सकते हैं। लेकिन राजस्थान में विधानसभा में 15 हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की 14वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे? तो 14वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो ये थे प्रद्युम्न सिंह। ठीक है, अब देखो 14वीं विधानसभा के पूछे हैं। अब 14वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पूछ लिया, कौन थे? प्रद्युम्न सिंह। 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे कैलाश चंद्र मेघवाल साहब। 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे कैलाश चंद्र मेघवाल साहब। अब 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। अब एक प्रश्न मैं कमेंट बॉक्स के लिए पूछूंगा आपसे कि 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है, ये आप बताओ। अगला प्रश्न, राजस्थान के मुख्य सचिव को पहचाने जो बाद में भारत के सीएजी बनाए गए। अब सीएजी कौन से आर्टिकल में? 148 से 151। तो कौन बनाए गए? तो पहले राजस्थान के मुख्य सचिव थे, अभी सुधांशु पंत साहब है ना, वो तो उससे पहले राजीव महर्षि साहब थे, वो राजस्थान के मुख्य सचिव थे, बाद में सीएजी उनको बनाया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के लिए राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है? कि मतलब मुख्यमंत्री की सहायता, मतलब मुख्यमंत्री की सलाह के बिना है ना राज्यपाल सत्र आहूत नहीं कर सकता। ये किस वाद में कहा गया? तो ये नबाम रेबिया वाद में कहा गया। किसमें? नबाम रेबिया वाद में कहा गया कि मुख्यमंत्री सलाह देंगे तभी वो सत्र आहूत कर सकते हैं। ये 2016 का वाद था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखो ओपी मेहरा साहब है, वो 82 में बने थे राज्यपाल। सुखदेव प्रसाद 1988 में बने। रघुकुल तिलक 77 में बने। वो वसंतराव वाडू पाटिल 85 में बने। तो सबसे पहले जो बने उनको सबसे पहले सेट करना है। तो रघुकुल तिलक ये किस में? 3 में। उसके बाद में बने हैं 82 वाले, तो ओपी मेहरा ये 1 में, फिर वसंतराव वाडू पाटिल ये 4 में, और फिर सुखदेव प्रसाद 2 में। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2। ठीक है, तो सबसे पहले कौन है? रघुकुल तिलक। ठीक है, उसके बाद में कौन है? उसके बाद में है अपने ओपी मेहरा साहब। फिर कौन है? फिर है अपने वसंतराव वाडू पाटिल।
और उसके बाद में कौन है लास्ट में? सुखदेव प्रसाद। रघुकुल तिलक साहब कब बने? 77 में बने। ओपी मेहरा साहब कब बने थे? 82 में बने। वसंतराव बाटू पाटिल साहब कब बने? 85 में बने। और सुखदेव प्रसाद कब बने? 88 में बने। ठीक है, तो एक बार हमने रिवाइज कर लिया, तो आगे अगर कोई एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता तो हम थोड़ा बेहतर उसको कर पाएंगे। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये एक स्वायत्त शासी निकाय है क्या? बिल्कुल स्वायत्त शासी निकाय, ये बात तो सत्य है। उसके बाद में कह रहा है इसके पास अपना अन्वेषण रिसर्च करने के लिए पास इनका खुद का दल है कि इनके पास में? बिल्कुल। तो ये दोनों ही कथन सत्य है, तो इसका मतलब ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको सरल इजी लग रहा होगा कि दोनों ही सही है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठे ना तब उनको लगता है कि अन्वेषण दल है कि नहीं है, क्या ये स्वायत्त शासी है कि नहीं है ना? तो यहाँ बैठ के कमेंट करना आसान है, देखना आसान है, अब इजी लगना आसान है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो ना तो वहाँ अलग ही, वहाँ पे जो वीर है ना वही क्रैक करते हैं। राजस्थान में कितने पंचायत प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान में? तो देखो राजस्थान में 6 पंचायत प्रशिक्षण केंद्र है। कितने हैं? 6 है। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया अजमेर में, ठीक है, दूसरा बीकानेर में, तीसरा भरतपुर में, ठीक है, चौथा डूंगरपुर में, पांचवा कोटा में, और छठा मंडोर जोधपुर में। कहाँ पे? मंडोर जोधपुर में, ठीक है। तो अजमेर में देखो, अजमेर संभाग मुख्यालय, बीकानेर संभाग मुख्यालय, भरतपुर संभाग मुख्यालय, कोटा संभाग मुख्यालय, जोधपुर संभाग मुख्यालय, एक डूंगरपुर संभाग मुख्यालय नहीं है। तो लेकिन आपको याद रखना है कि अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, मंडोर नहीं, लेकिन जोधपुर है ना संभाग मुख्यालय। हाँ। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य है ना वो आर्टिकल 167 में दे रखे। कहाँ पे दे रखे? 167 में। राज्यपाल को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य दे रखे हैं, ठीक है। कहाँ दे रखे हैं? 167 में दे रखे हैं, है ना, कि राज्यपाल को सलाह देने की कर्तव्य किसके? मुख्यमंत्री के, और वो 167 में दे रखे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिनांक को हरिभाऊ किशनराव बागड़े को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया था? अब ये प्रश्न RS प्री में भी आया ना, ये इसमें भी आ गया। तो 31 जुलाई 2024। कहने का मतलब क्या है? RPSC के 1-2 प्रश्न तो एग्जाम में रिपीट भी हो जाते हैं, तो पिछले प्रश्न तो कम से कम आपको याद, अब ये टफ प्रश्न है, आपको याद हो सकता है कि 31 जुलाई को हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने, आपको ये पता है कि हरिभाऊ किशनराव बागड़े राजस्थान के राज्यपाल हैं, बट ये पद पे कब बैठे? अब आप पिछला RS प्री का पेपर पढ़ के गए हैं तो आपको पता है, अन्यथा नहीं पता है। तो 31 जुलाई 2024 इसका आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस शहर को कॉन्डे नेस्ट ट्रेवलर के रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 2024 में फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया में रनर अप अवार्ड दिया गया? तो देखो इस प्रकार के कॉन्डे नेस्ट ट्रेवलर है ना, इनके जो डेस्टिनेशन फेवरेट है वो कौन सी है? उदयपुर है। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, उनकी सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन ये मान के चलो कि उदयपुर है। इसमें उदयपुर रनर अप अवार्ड मिला है। अगला पेपर में पूछेगा कि कौन सा अवार्ड मिला है, तो इनको रनर अप मिला है, 2nd नंबर पे आए हैं। अगला प्रश्न, सितंबर 2024 में किस लेखक को राजस्थानी साहित्य की असाधारण सेवा के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार? अब देखो कब का करंट अफेयर है? सितंबर का। और अभी कौन सा महीना चल रहा है? फेब्रुवरी। कब कितने महीने का? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 6 माह के करंट अफेयर तो क्लियर होनी चाहिए। इससे ये हो रहा ना RPSC के पेपर आप दे रहे हो तो जो चंद्र प्रकाश देवल साहब है, इनको दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन, ये कहाँ हुआ? दिसंबर महीने का। तो दिसंबर महीने का हुआ जोधपुर में, और जनवरी महीने का ये हुआ बिड़ला ऑडिटोरियम में जयपुर में, ठीक है। और उसमें जो जूनियर अकाउंटेंट है और जो CHO है और जो पुलिस विभाग के कर्मचारी, इनको नियुक्ति पत्र दिए गए थे जनवरी वाले में। और दिसंबर वाला कहाँ हुआ था? ये जोधपुर में हुआ था। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, चाहे RMSSB ने पूछा हो भले ही, चाहे इसने पूछा हो। अक्टूबर 2024 में 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन। अब स्पोर्ट्स का देखो कितना महत्व है।
68वीं राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता ये कहाँ आयोजित की गई? तो ये भीम है ना, भीम राजसमंद में, वहां पे 68वें नंबर की राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया भीम में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की एमएसएमई नीति 2024 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से जो आंसर है, इसका आंसर आप चेक लगा लो इसको, कि क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर पर 5 लाख रुपए तक का पुनर्भरण नहीं है, ये अमाउंट थोड़ी ज़्यादा होगी। तो जिसने भी ऑप्शन 3 क्वालिटी सर्टिफिकेशन पर आईपीआर और 5 लाख तक का पुनर्भरण है जिसने लगाया उसका उत्तर सही हो जाता है। अगला प्रश्न, 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के कौन से जिले को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से राजस्थान के 2 जिले सम्मानित हुए हैं, एक तो अपना सलूम्बर, एक डूंगरपुर, यानी जो दक्षिण राजस्थान है ना उसी में से दो जिले हैं वो इसमें किसमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार मिले हैं। एक तो अपना सलूम्बर हो गया और एक अपना डूंगरपुर हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने हनोवर जर्मनी में आयोजित द्वितीय विश्व बधिर डेप शूटिंग चैंपियनशिप में एक गोल्ड मेडल जीता है। तो ये कौन सी स्पर्धा में जीता है? अब देखो आपको ये किसने गोल्ड मेडल जीता है ये तो सामान्य प्रश्न है, लेकिन उनकी स्पर्धा कौन सी है ये भी। तो क्या क्या चीजें याद रखनी है? कौन सा पदक जीता है, ठीक है, कहाँ पे आयोजित हुआ और किस श्रेणी में जीता है, खिलाड़ी का नाम और वो कौन से जिले से संबंधित है। इतनी 5-6 पॉइंट्स है ना, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो जो ये अनुया प्रसाद है इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ही जीता है, 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को अनुमति प्रदान की। इसकी निर्माण की निवेश राशि कितनी है? अब देखो कितना डीप प्रश्न है, 4406 करोड़ रुपए। जो भी ये प्रश्न सामान्य विद्यार्थी तो करके आया नहीं है, कोई देवता ही होगा जो इसने सही उत्तर किया है। तो 4406 इसका आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, पैराशूटिंग में उभरता हुआ सितारा राजस्थान की मोना अग्रवाल पैराशूटर है। ठीक है, इनके बारे में कुछ ये बताने हैं हमें। इन्होंने 2024 में 50 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो इन्होंने 50 मीटर में नहीं जीता, इन्होंने 10 मीटर में जीता है। किसमें जीता है? 10 मीटर में। तो ये तो कथन गलत हो गया। कप्तान के रूप में उन्होंने 2019 में महिलाओं के लिए पहली राष्ट्रीय शूटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम को स्वर्ण पदक दिलाया था, ये कथन सत्य। इन्होंने 4थे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में स्वर्ण पदक जीता और पैरालंपिक कोटा हासिल किया, ये भी कथन सत्य। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कथन बी और सी सही है। जिसने भी ऑप्शन 4 कथन बी और सी सही है लगाया है उसका उत्तर बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए राजस्थान सरकार और किस देश के मध्य 22 अक्टूबर 2024 को एमओयू पर हस्ताक्षर हुए? तो ये यूएई प्लस राजस्थान गवर्नमेंट, इनके बीच में हस्ताक्षर हुए थे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच में 22 अक्टूबर 2024 को एमओयू हुआ। किसके लिए? अक्षय ऊर्जा में 3 लाख करोड़ का निवेश करेंगे यूएई, क्योंकि यहाँ तो शेख है, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। बोले लगाओ राजस्थान में पैसे और अक्षय ऊर्जा उत्पादित करो। और राजस्थान एक ऐसी डेस्टिनेशन जो अक्षय ऊर्जा के लिए स्वर्ग है। जमीन पड़ी है अनाप शनाप, दूर दूर तक कोई नहीं रहता, जितने चाहो उतने सोलर प्लांट लगाओ। राजस्थान सरकार आपके लिए वैसे भी पॉजिटिव है और अब तो इतनी मतलब इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली सरकार बन रही है। अभी रिप्स का आयोजन किया सरकार ने, कुछ चल के बुला के लेके आ रही है इन्वेस्टर्स को, आओ देखो इन्वेस्ट करो, और लोग आ भी रहे हैं। 35 लाख करोड़ के समझौते हुए थे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो अब देखो इसमें देखो माउंट कोसियुस कहाँ पे है? तो कोसियुस कहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, माउंट मैकिन्ले देनाली कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में, यूएसए के अंदर है, तो उत्तरी अमेरिका। माउंट एल्ब्रूस रशिया में, यूरोप में, और माउंट किलिमंजारो तंजानिया, अफ्रीका। तो एक कोशियुस कहाँ पे है?
कोशियुश्को है ऑस्ट्रेलिया में, तो एक के साथ क्या हो गया, 3 हो गया, एक के साथ 3, इसमें है और इसमें। उसके बाद माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में है, तो बी के साथ क्या होगा, बी के साथ 4, तो बी के साथ 4, इसमें और इसमें दोनों में बी के साथ 4 है, दोनों में चल रहा है अभी तक मामला। फिर माउंट एल्ब्रुस यूरोप में है, रशिया में है, तो सी के साथ 1, तो सी के साथ 1 किसमें है, सी के साथ 1 इसमें है, तो मतलब ये हट गया, ये हमारा आंसर सही हो गया। और माउंट किलिमंजारो तंजानिया में, तंजानिया कहाँ पे, अफ्रीका में, तो डी के साथ 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2020 में पुरुष और महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का प्रतिशत क्रम से कितना था, यानी कितने प्रतिशत पुरुष और महिलाओं का अनुपात के, ये पूछा है। तो 51.9% पुरुष प्रवासी हैं और 48.1%, अगर 100 प्रवासी होते हैं ना टोटल, उसमें से 51.9 तो होते हैं पुरुष और 48.1 होती है महिलाएं। ठीक है, तो इसका आंसर जिसने भी ऑप्शन 3 51.9 और 48.1 लगाया उसका सही हो जाता है। 16 क्या है, तो 16 जो नीलगिरी पर्वत है उसके आसपास के उष्ण कटिबंधीय वनों को 16 कहते हैं, है ना। पश्चिमी घाट में नीलगिरी जो पर्वत है उसमें उष्ण कटिबंधीय वन है, उनको क्या कहते हैं, 16। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे नीलगिरी NAC, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, तो ये जो नीलगिरी की पहाड़ियों में जो वन है इनको क्या कहते हैं, 16 कहते हैं ना, 16 और सबनम, तो सबनम नहीं 16 कहते हैं उनको। निम्नलिखित में से किसने तिब्बत के पठार के ऊपर प्रचलित वायुमंडलीय दशाओं और मानसून के मध्य संबंध स्थापित किया था। तो अगर तिब्बत के आसपास की बात आती है तो एक ही नाम आता है हमारे पी कोटेश्वरम साहब, बाकी को तो हम इतना जानते भी नहीं है, तो पी कोटेश्वरम हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन 3 जिसने भी लगा उसका उत्तर सही हो गया। अगला कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो काकरापार गुजरात में बिल्कुल सही है, कलपक्कम तमिलनाडु में बिल्कुल सही है, नरोरा नरोरा यूपी में, नरोरा यूपी में बिल्कुल सही है, लेकिन केगा कहाँ पे, केगा तो कर्नाटक में है, इसका मतलब आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस सुमेलित नहीं है, ये पूछा था, इसका आंसर केगा कर्नाटक हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम और भूटान के ठीक उत्तर में, सिक्किम और भूटान के ठीक उत्तर में, तो देखो बोमडिला तो अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में, बड़ा लाचा कहाँ पे, तो बड़ा लाचा है, छोटा लाचा नहीं, बड़े लाचा की बात कर रही है, हिमाचल प्रदेश में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपला सिक्किम में, तो जेलेपला हमारा आंसर हो गया। और जोजिला कहाँ पे, जोजिला तो जंस्कार श्रेणी में श्रीनगर ले जम्मू कश्मीर में, तो हम हमारी बात कर रहे हैं सिक्किम की, तो सिक्किम में कौन सा, जेलेपला, तो जिसने भी जेलेपला आंसर लगाया उसका उत्तर सही हो जाता है, यानी जेलेपला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 मार्च 2024 को वन अर्थ समिट, 25 मार्च 2024 को वन अर्थ समिट हुआ था, कौन से शहर में हुआ था, तो ये हुआ था हांगकांग में। कहाँ पे हुआ, हांगकांग में हुआ था वन अर्थ समिट 25 मार्च 2024 को। प्रचंड जंजा किन पवनों से संबंधित है, तो ये पछुआ पवनों से संबंधित है, प्रचंड जंजा है ये पछुआ पवनों से संबंधित है। अगला प्रश्न, ईब और वरना किसकी सहायक नदी है, तो ईब है ना, ये तो महानदी की सहायक नदी है, किसकी, महानदी की सहायक नदी कौन सी, ईब। और वरना किसकी है, तो वरना कृष्ण नदी की सहायक नदी है, वरना कृष्ण नदी की। देखो कृष्ण नदी है, इसकी 2 प्रमुख सहायक नदी, एक तो भीमा, एक तुंगभद्रा। भीमा आती है इसके उत्तर से और तुंगभद्रा जाती है नीचे से। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आ रही कृष्णा, ठीक है, इधर से कौन सी आएगी, ऊपर से भीमा, इधर से कौन सी आएगी, तुंगभद्रा। ठीक है, वरना किसकी है, कृष्णा की। ईब किसकी है, महानदी की। ईब किसकी सहायक नदी है, महानदी की। वरना किसकी है, कृष्णा की, वरना कृष्णा, यानी कृष्ण की बात आप मान लो, वरना देख लो आप, और महानदी ईब। निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक लवणता है, अगर इनमें लवणता की बात करें तो सबसे अधिक लवणता किसकी है, तो देखो लाल सागर है ना, इसकी लवणता है लगभग 41%, कितनी है, 41% लवणता है लाल सागर की। काला सागर की 18-19% है, 18-19% लवणता किसकी है, काला सागर की। बाल्टिक सागर की लवणता लगभग 15% है। अंडमान सागर की लवणता तो और भी कम है। तो सबसे ज्यादा लवणता किसकी है इसमें से, लाल सागर की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल सागर। इसलिए आपको बहुत डीपली करना था ये, मतलब पेपर आसान था क्या, नहीं बिल्कुल आसान नहीं था, कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाली है मान के चलो। निम्न में से RTBPO क्षेत्र में दूरसंचार विनियमों को हटाने के संदर्भ में नए, संशोधित और सरलीकृत अन्य सेवा प्रदाता दिशा निर्देश तो 2020-21 में जारी किए गए थे, उनके संबंध में कौन सा सही है। अब RTBPO वाले दिशा निर्देश क्या लगता है आपको?
अब देखो इसमें क्या इन दिशा निर्देश क्या थे, अब वो देखते हैं। ये कह रहा है सबसे पहले डिस्टिंक्शन बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ओएसपी हैज बीन रिमूव्ड, यानी इंटरनेशनल ओएसपी ओपन सर्विस प्रोवाइडर और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक के बीच में, घरेलू और विदेशियों के बीच में खत्म कर दिए गए। एक बात तो होगी। इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन द टाइप ऑफ ओएसपी सेंटर इज परमिटेड, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज ऑफ ओएसपी कैन नाउ बी लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी जा सकते हैं। इपॉबैक्स कहीं भी लोकेट हो सकता है, कहीं के भी हो सकते हैं। रिमूव द रिक्वायरमेंट ऑफ ओएसपी सबमिटिंग द रिपोर्ट टू डीओटी एज ए पीरियोडिक बेसिस, पीरियोडिक बेसिस पे ओएसपी को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को रिपोर्ट पेमेंट भेजने की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और अदर प्रोविजन एग्जाम्प्टेड ओएसपी फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रजिस्ट्रेशन, कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नो बैंक गारंटी वर टू बी फर्निश्ड, कोई बैंक गारंटी की जरूरत नहीं है। वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम एनीवेयर हैज बीन परमिटेड, चाहो तो घर से काम करो, चाहो तो जैसे से काम करो। पेनल्टीज फॉर वायलेशन वर रिमूव्ड ऑल टुगेदर, रिफॉर्मिंग द ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट हैज इन बिजनेस, ठीक है। अब हमारे प्रश्न में क्या क्या दे रखा है ये देख लेते हैं मेरे भाई। देखो देखो थोड़ा सरकाना पड़ेगा ना। ये पंजीकरण की आवश्यकता को हटाया गया ना, बिल्कुल हटाया गया था। अन्य सेवा प्रदाता की परिभाषा को हटा दिया गया, बिल्कुल हटा दिया गया। बैंक गारंटी की आवश्यकता को हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया गया। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदाता के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल अंतर को समाप्त कर दिया गया। सारे सही हैं, सारे सही हैं। ऑप्शन ए 2, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में कथनों पर विचार करना है और बाद में हमें सही विकल्प का जो सत्य है वो बताने हैं, ठीक है। तो सत्य भी बताएंगे। विश्व व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2020 में 1.6% से बढ़कर 2022 में 1.8% हो गई। ये सत्य है क्या? हाँ, 2020 में विश्व व्यापार में भारत का पार्ट था 1.6 और 2022 में कितना हो गया? 1.8 हो गया। सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में व्यापारिक वस्तु निर्यातों के मामले में विश्व व्यापार में भारत की रैंक 2020 में 14वीं से बदल के 2022 में 9वीं हो गई। यानी जो ट्रेड गुड्स है, ट्रेड गुड्स के आयात में भारत 2020 में 9वें नंबर पे था, ठीक है। 2022 में कितना हो गया? 2022 में हो गया ये 9वां नंबर पे, ठीक है। ये कथन भी सत्य है। 2022 में भारत का सेवा निर्यात में 8 और सेवा आयात में 7वां, तो सेवा निर्यात में 8वां नहीं, सेवा निर्यात में भी हमारा 7वें नंबर पे थे। तो ये कथन हमारा सही नहीं होता है। तो 1 और 2 सत्य हो जाते हैं। तो 1 और 2 सत्य हो जाते हैं, किस में दे रखे? ऑप्शन 3 में दे रखे, ए और बी सत्य है। तो जिसने भी ए और बी सत्य उत्तर लगाया है उसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2022 से 2028 के बीच निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पीएम मित्रा पार्क स्थापित नहीं किया गया? तो अपने राजस्थान में पीएम मित्रा पार्क स्थापित नहीं किया गया, ठीक है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक में किया गया है, ठीक है। तो जिसने भी ऑप्शन 2 राजस्थान लगाया है उसका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस वर्ष 2022-23 में विश्व में पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा? तो 2000 विश्व में पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये अपना सिक्किम है ना, वो जैविक खेती करने वाला राज्य है, पहला, पूरे विश्व में पहला राज्य है। और राजस्थान में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जो जैविक खेती में एडवांस है वो कौन सा है? डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर है। अगला प्रश्न, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस जिले में नगरनार इस्पात संयंत्र स्थापित किया? नगरनार इस्पात संयंत्र, क्या नाम है? नगरनार इस्पात संयंत्र। तो ये बस्तर में, बस्तर जिले के अंदर ना, बस्तर जिले में नगरनार इस्पात संयंत्र अक्टूबर 23 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया? अब देखो, मुख्यमंत्री कर्तव्य भी दे दिए, प्रधानमंत्री कर्तव्य भी दे दिए। प्रधानमंत्री कर्तव्य कहाँ लिखे हैं? 178 में, 7-8 है ना। 7 के 8 कौन बनाता है? प्रधानमंत्री जी बनाते हैं ना। तो प्रधानमंत्री कर्तव्य अनुच्छेद 78। अब देखो, अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री क्या कर्तव्य है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह भाग 5 अनुच्छेद 78 है ना, संघ के क्रियाकलाप के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्तावनाओं मंत्रिपरिषद के सभी जितने भी विषय करता है वो राष्ट्रपति साहब को बताओ, ठीक है। दूसरे, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे, अगर राष्ट्रपति साहब कहे कि
ऐसी जानकारी मुझे चाहिए तो प्रधानमंत्री जी देंगे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है परंतु राष्ट्रपति जी को लगता है कि उस पर कोई मंत्री है, उन्होंने कोई विनिश्चय कर लिया, लेकिन राष्ट्रपति जी को लगता है कि मंत्रिपरिषद में इस पर विचार नहीं किया गया, तो वो कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद में विचार करवाओ भाई साहब, इसको ये विनिश्चय कर लिया आपने। तो ये कहाँ दे रखा है, ये 78 में 78 में दे रखा है। कहाँ पे दे रखा है, 78 में दे रखा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या वैश्वीकरण का एक पक्ष नहीं है? तो देखो, भू आर्थिक क्षेत्रों का उदय, ये तो बिल्कुल होगा। अभिशासन का विप्रदेशीकरण भी होगा, मतलब विप्रदेशीकरण का मतलब क्या होता है कि जो पावर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्या राष्ट्र राज्यों की प्रभुसत्ता का क्षरण होगा? हाँ, थोड़ा बहुत तो होगा ही ना। अगर जैसे मान लीजिए अगर वैश्वीकरण हो रहा है, पूरा विश्व एक देश बन रहा है, ठीक है, तो जो सीमाएं हैं वो उनकी इतनी महत्ता थोड़ी रहेगी बाद में, है ना। तो ये भी, तो इसका आंसर इसमें ऑप्शन 3 लग रहा है मुझे। बाकी जो आरपीएससी की आंसर की आएगी उससे पता चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ की भूमिका में गिरावट, ये जिसने भी उत्तर लगाया उसका सही होना चाहिए, बाकी आंसर की पे डिपेंड करेगा। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में सम्मिलित नहीं था? 1919 में केंद्रीय सूची में कौन सा नहीं था? तो सीमा शुल्क था, जनगणना था, बंदरगाह था, लेकिन अकाल राहत केंद्रीय सूची का विषय नहीं था उस समय, ठीक है। तो जिसने भी अकाल राहत लगाया उसका उत्तर सही हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, अब आप 1919 के अधिनियम के केंद्रीय विषय कौन से थे, राज्य के विषय कौन से थे, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप उत्तर बना पाओगे। अगला प्रश्न, कमांडर इन चीफ की नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा में किया गया है? 1935 को भी ध्यान से पढ़ो, क्योंकि कमांडर इन चीफ की नियुक्ति कहाँ पे लिखी हुई है वो देखो। अब आपको संविधान ही नहीं पढ़ना, आपको 1919 का अधिनियम भी ध्यान से पढ़ना है, 1935 का अधिनियम भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि तभी आप धारा 4 में देखोगे तो देखोगे कमांडर इन चीफ की नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है वहां पे, ठीक है। तो ऑप्शन 3 धारा 4 इसका आंसर हो जाएगा। चिंता वाली कोई बात नहीं है, बहुत टफ प्रश्न है, सब से नहीं, बहुत सारों से नहीं होंगे। लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में कौन सा राजनीतिक दल और उसकी जो जीती की सीटें हैं वो सही नहीं है? तो जनता दल जेडीयू है ना, 12 जीते की जेडीयू ने 12 जीती थी, बिल्कुल सही है। तेलुगु देशम पार्टी ने 16 जीती थी, सही है क्या? बिल्कुल। टीडीपी ने 16 जीती थी। डीएमके ने कितनी जीती? 22 सीटें जीती, बिल्कुल सही है। शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे वाले गुट ने 10 सीटें जीती क्या? तो शिवसेना के 2 पार्ट है ना, शिवसेना बालासाहेब और शिवसेना उद्धव बालासाहेब। तो उद्धव बालासाहेब ने 9 सीटें जीती थी, ना कि 10 सीटें जीती। तो इसका हमें पूछा था सुमिलित नहीं है, तो ये वाला सुमिलित नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, लोकसभा चुनाव 2024 है, अब इसके प्रश्न है। अब ये प्रश्न अब एग्जाम में बहुत अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे, तो एक बार हम रिवीजन कर ही लेना, पहुंच ही गए यहाँ पे। तो किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती? तो देखो, बीजेपी को आपको पता है इस बार स्पष्ट बहुमत से तो दूर रहेगी, गठबंधन की सरकार बीजेपी को बनानी पड़ी। 240 सीटें बीजेपी ने जीती। कितनी जीती है? 240। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस कितनी? 100 में से 1 कम रहेगी। इसको 99 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 100 - 1, ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसको याद करने का थोड़ा मैनोमिक्स कह सकते हैं इसको। समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 37 सीटें जीती। मतलब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की जो पार्टी है उसने 37 सीटें जीती थी। और इस बार मतलब क्या कह सकते हैं, पॉलिटिकली उसमें कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन जो अपने योगी जी हैं, मुझे लगता है सबसे योग्य मुख्यमंत्री है पूरे भारतवर्ष में, और यूपी जैसे मतलब राज्य को उन्होंने स्वर्ग बना दिया एक तरीके से। तो उनको बैकफुट पे धकेला जनता ने, बाकी देखो जनता है। ऑल इंडिया टीएमसी मतलब एआईटीएसी, तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी वाली पार्टी है, उसने 29 सीटें जीती, है ना। तो दीदी देखो कितने साल हो गए लगातार जीत रही है, देखो 29 सीटें लेके आ रही है। फिर डीएमके ने कितनी जीती? 22। डीएमके ने कितनी जीती है? 22 जीती है। और टीडीपी ने, तेलुगु देशम पार्टी, जिसकी सहायता से जेडीयू और टीडीपी मतलब बीजेपी, जेडीयू प्लस टीडीपी, इन तीनों ने मुख्य रूप से सरकार बनाई है। तो 240 सीटें तो हो गई किसकी? बीजेपी की। 16 सीटें हो गई किसकी? टीडीपी की। 12 सीटें हो गई किसकी? जेडीयू की। कितनी होगी? 4 6 2 8, 4 2 6 और 2 268। अब बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 272 273 सीटें। तो 5 सीटें और उन्होंने निर्दलीय वगैरह से ली होगी। बाकी भी और पार्टी उनकी जो सहयोगी पार्टी है वो। जेडीयू ने कितनी जीती है? 12।
टीडीपी ने 16, जेडीयू ने 12, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार वाली पार्टी इन्होंने 12 सीटें जीती है। शिवसेना है उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली, इसने 9 सीटें जीती। ठीक है, लेकिन जो विधानसभा चुनाव हुए इसमें उनकी हालत थोड़ी सी पतली होगी बाद में। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, जो शरद पवार वाली पार्टी ने, इसको तो खत्म ही कर दिया इन्होंने। अब जो विधानसभा चुनाव इन्होंने 8 सीटें जीती थी उस समय। शिवसेना जो शिंदे गुट है उसने 7 सीटें जीती थी। कितनी शिंदे गुट ने 7 जीती। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान है ना, ये भी बीजेपी का एनडीए का घटक है, इसने 5 सीटें जीती। चिराग पासवान वाले ये है ना, चिराग पासवान वाले, इसने 5 सीटें जीती थी। और युवाजना श्रमानिका YSRCP, जो YS कांग्रेस है, YSR कांग्रेस, और उसने 4 सीटें जीती है। ठीक है, आरजेडी ने भी 4 सीटें जीती है, लालू वाली पार्टी ने 4 सीटें जीती है। और मार्क्सवादी पार्टी कम्युनिस्ट ने भी कितनी सीटें जीती है? 4 सीटें जीती है। तो इस प्रकार जो मोटी CPIM, अब एक सीट अपने राजस्थान से, बताओ कौन सी सीट है? वो है अपनी सीकर सीट। यहाँ से कौन जीते? माननीय अमरा राम जी। अमरा राम जी ने श्री सुमेधानंद सरस्वती जी को हराया इस बार ना। और यहाँ पे जो मतलब अलायंस तो हुआ था कांग्रेस और कॉमरेडों के बीच में, तो यहाँ से सीकर से अमरा राम जी जीते, जो एक CPIM से संबंधित है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी से संबंधित है। ठीक है, बाकी अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्योंकि हम तो आंसर की देख रहे हैं, नहीं कि ये देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने तर्क दिया कि, ये देखो ये प्रश्न का आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा, मुझे मिला नहीं है। अगला प्रश्न है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों पंचशील की घोषणा भारत ने किस देश के साथ की थी? तो पंचशील की घोषणा भारत ने चाइना के साथ में करी थी। तो जिसने भी चाइना उत्तर लगाया उसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में भारत ने निम्न में से कौन से वर्ष में प्रथम बार शांति सेना को तैनात किया था? तो भारत ने सबसे पहले शांति सेना को 1950 में तैनात किया था, और शांति सेना भेजने में भारत टॉप पे आता है। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 की 7वीं अनुसूची में, अब 1935 को अधिनियम को कितना गौर से पढ़ना है, देखो तीसरा प्रश्न है जो 1919 और 1935 अधिनियम से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में विधायी सूचियों की संख्या कितनी थी? तो 3 थी। कितनी थी? भारत शासन अधिनियम 1935 की 7वीं अनुसूची में विधायी सूची या सूचियों की संख्या कितनी थी? तो 3। जिसने भी 3 लगाया उसको उत्तर सही हो जाता है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नागरिकता संबंधी संवैधानिक उपबंध निम्नांकित में से किस दिनांक से लागू किए गए थे? तो जो नागरिकता प्रावधान है ना, वो 26 नवंबर 1949 से, 26 नवंबर 1949 से लागू किए गए थे। ठीक है, तो जिसने भी 26 नवंबर 1949 लगाया उसका उत्तर सही हो जाता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को उनके पद से लिखना चाहिए इनको, निम्नलिखित में से किस आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? तो एक ही बेस पे हटाया जा सकता है, वो होता है संविधान का अतिक्रमण। तो महाभियोग संबंधी प्रावधान किस में दे रखे? आर्टिकल 61 में दे रखे। एक बार देखेगा महाभियोग वाले कॉन्सेप्ट, देख लेंगे आप कहो तो, चलो देख लेते आप कह रहे तो। अब देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वर्तमान राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन के लिए भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले उनको पद से हटाया जा सकता है। मतलब महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है, बाकी कोई और कोई विद्या नहीं है। संविधान के उल्लंघन शब्द को कहीं परिभाषित किया गया है क्या? नहीं, कोई परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन हटाने का आधार यही है। भारतीय संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रयास कर सकता है। महाभियोग चलाने की शुरुआत कहां से करें? लोकसभा से या राज्यसभा से? कहीं से भी कर लो, जहां मर्जी आपको। महाभियोग के आरोप तैयार करने वाले सदन के 1/4 सदस्यों को आरोप पर, जो भी महाभियोग लगाने के लिए आरोप लगा रहा है, तो 1/4 सदस्यों को उस पर साइन करना पड़ेगा आरोप पत्र पे। ठीक है, और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस सौंपना पड़ेगा। महाभियोग प्रस्तावों के आरोपों की जांच के लिए दूसरे सदन में भेजा जाएगा। जिसने महाभियोग को प्रारंभ किया था 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। अगर जिस महाभियोग के लिए मान लो 1/4 सदस्य, उन्होंने क्या किया, महाभियोग पत्र बनाया और उस सदन में पारित भी कर लिया 2/3 बहुमत से, अब वो दूसरे पार्ट पे गया, वो जांच करेंगे और वो 2/3 बहुमत से वहां पे पारित करना पड़ेगा। वहां भी राष्ट्रपति उपस्थित होने का अधिकार है, प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मनोनीत सदस्य भी महाभियोग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी महाभियोग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। बट एक इंटरेस्टिंग बात यह है, राज्य विधानसभाओं से और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य है ना, विधानसभा ना दिल्ली में और
यहाँ की, तो मतलब जो राज्य वाला पार्ट के जो सदस्य जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। भारत की प्रभुता और अखंडता शब्दावली को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा अंतः स्थापित किया गया था? तो भारत की प्रभुता और अखंडता, ये 19(2) में शामिल किया गया था 16वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है। अगला प्रश्न, शब्दावली देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे मौलिक कर्तव्य है ना, ये कहाँ पे लिखा है? तो 51 क में मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, लेकिन 51 क का कौन सा भाग है? उसका भी घ वाला भाग, 51 क डी। ठीक है, तो जिसने भी 51 क घ लगाया ना वो देश की रक्षा करे आह्वान। आपको क्या करना है, जितने भी मौलिक कर्तव्य उनको याद रखना है क्रम से, एक एक को। अगर आगे और एग्जाम देने की इच्छा रखते हो ना आप, तो आपको याद रखना जरूरी है। तो इससे आपके 2 पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। एक तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है। अधिकार तो आपको मौलिक अधिकार पता है अच्छे से, लेकिन कर्तव्य याद ही नहीं है, तो एक तो कर्तव्य याद हो जाएंगे, दूसरा आपको नौकरी मिल जाएगी, है ना। तो ये आप ध्यान रखो। भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? तो सबसे बड़ी समिति जो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति ना, नाम ही इतना बड़ा है तो इसमें सदस्य भी सबसे ज्यादा इसी में है। ठीक है। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के राजनीतिक दल डीएमके को किस वर्ष विभाजित कर एआईडीएमके बनाया गया? यानी पहले डीएमके थी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, फिर इसके पार्ट हो गए, एक तो हो गया डीएमके और एक हो गया एआईडीएमके, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है। अब डीएमके का हेड कौन है? पहले तो देखो करुणानिधि था, करुणानिधि का बेटा कौन है? स्टालिन। अब स्टालिन है वो इसका लीडर है डीएमके का। ठीक है। एआईडीएमके पहले जयललिता जी थे, अब जयललिता जी के बाद में तो पता ही नहीं है कौन कौन हो रहे हैं। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व मापन का विषय आत्मबोधन परीक्षण टीएटी है। तो टीएटी है प्रक्षेपण तकनीक है इसका आंसर। वो टीएटी किसने प्रतिपादित किया था? तो टीएटी है वो मॉर्गन मूरे ने 1935 में प्रतिपादित किया। टीएटी किसने प्रतिपादित किया? ये मॉर्गन और मूरे ने 1935 में प्रतिपादित किया। और इसका व्यक्तित्व मापन का विषय प्रक्षेपण तकनीक है। एक कैसी तकनीक है? प्रक्षेपण। जिससे प्रक्षेपण तकनीक लगाया उसका उत्तर सही हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? तो देखो, एक तो सामूहिक होना चाहिए, एक अशाब्दिक होना चाहिए, तो कौन सा है? तो रेनवे के प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण है ना, ये सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण है। बाकी अगर और भी देखें, सबसे ज्यादा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण में आर्मी बीटा है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शिकागो नॉन वर्बल, ये भी काफी फेमस है। तो सामूहिक अशाब्दिक में इनमें से कौन सा है? तो रेनवे के प्रोग्रेसिव, बाकी शाब्दिक है। ठीक है। तो रेवेन के प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 जिसने भी लगाया उसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार जिस पुनर्बलन अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बलन मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सतत पुनर्बलन अनुसूची कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत पुनर्बलन अनुसूची। जिसने भी ऑप्शन ए सतत पुनर्बलन अनुसूची लगाया उसका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। आपको डेफिनेशन याद करनी है बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों की। तो शिक्षा विज्ञान क्या है? शिक्षा का विज्ञान। किसने कहा है शिक्षा का विज्ञान? शिक्षा मनोविज्ञान को पील ने कहा है। किसने कहा है? पील ने। किसने कहा है? पील ने कहा है। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस घटक में सीखने के सिद्धांत, स्मृति, विस्मृति, संप्रत्यय निर्माण और समस्या समाधान आदि प्रकरण शामिल किए जाते हैं? तो ये सीखने की प्रक्रिया में शामिल किए जाते हैं। जिसने भी सीखने की प्रक्रिया लगाया है उसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो, आंसर चेक कर लो, जो टेलीग्राम चैनल है उसे मतलब ज्वाइन कर लो, और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 है उसमें शानदार कंटेंट के लिए तैयार रहो। अभी टाइम लगेगा, अभी आप कह दो कि कल ही दे दो, नहीं, ये आपको महीने 2 महीने बाद में मिलेगा, लेकिन चैनल भूल जाओगे बाद में आप, इसलिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो। जब आएगा तब आपको कंटेंट मिल जाएगा। बाकी ये गारंटी देता हूँ कि कंटेंट ऐसा होगा कि आप कहोगे कि धन्यवाद ही कहोगे बाद में, नौकरी लगने के बाद।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु संवर्धित कार्यक्रम योजना लागू की जानी चाहिए? तो संवर्धित कार्यक्रम योजना जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ना, उन पे ये लागू किया जाने चाहिए। संवर्धित कार्यक्रम योजना प्रतिभाशाली बालकों पे लागू की जाती है। तो जिसने भी ऑप्शन दो लगाया उसका सही हो जाता है। मिनसोटा दैनिक संबंध परीक्षण क्या मापता है? अभिक्षमता। मिनसोटा दैनिक संबंध परीक्षण क्या नापता है? ये अभिक्षमता नापता है। ठीक है, अभिक्षमता। अगला प्रश्न, संवेगात्मक बुद्धि का घटक जिसमें व्यक्ति दूसरे के अभिप्रेरण और संवेगों को समझता है, उनकी पर्याप्त पहचान करता है, तो उसे परानुभूति कहते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, वो कुछ 2-4 इजी प्रश्नों में ये है। अधिगम के रचनावादी सिद्धांत पर आधारित अनुदेशनात्मक प्रतिमान जिसमें शिक्षक एक सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है, तो ये कौन सी है? तो विचार मंथन प्रतिमान में शिक्षक एक सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है, इसमें विचार मंथन प्रतिमान में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति साधारण कठिनाई वाले कार्य करना अधिक पसंद करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट बिंदु है, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति वो कार्य अधिक करते हैं जिसके आधार पर उनकी तुलना अन्य व्यक्तियों के साथ की जा सके, ये कथन भी सही है। उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति अपने आकांक्षा स्तर को उच्च बनाए रखते हैं, ये कथन भी सत्य है। तो जिसने भी ऑप्शन 3 किया है 1, 2, 3, उनका उत्तर बिल्कुल सही हो गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अभिप्रेरक का उदाहरण है? तो प्राथमिक अभिप्रेरक कौन सा होगा? भूख ही प्राथमिक होगी, है ना। उपलब्धि, अनुमोदन, शक्ति ये द्वितीय होंगे, तो भूख है वो प्राथमिक अभिप्रेरक होगी। प्राथमिक कौन से इनमें से? भूख। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास का कौन सा स्तर कानून और व्यवस्था अभिविन्यास से जुड़ा हुआ है? तो रूढ़िगत स्तर है, ये इसका आंसर होगा। जिसने भी रूढ़िगत स्तर लगाया उसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न, E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सा बुद्धि का एक प्रकार है? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, एक तो मूर्त, एक अमूर्त, एक सामाजिक। तो इसमें से कौन सा हो गया? अमूर्त हो गया। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार कौन सा हो गया? अमूर्त। ये इजी प्रश्न है, सबने सही किया होगा। एरिक्सन के सिद्धांत में कौन सी मनोसामाजिक अवस्थाएं स्वायत्तता बनाम लज्जा से पहले और बाद में आती है? लज्जा से पहले और बाद में, तो देखो, विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम ग्लानि। तो विश्वास बनाम अविश्वास और पहल बनाम ग्लानि, जिसने भी लगाया उसका उत्तर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अभिवृत्ति के अर्थ के संबंध में सही नहीं है? अभिवृत्ति सदैव सकारात्मक होती है, नहीं, अभिवृत्ति नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन 3 हमारा, क्योंकि सही नहीं पूछा है तो इसका उत्तर ऑप्शन 3 हो गया। अभिवृत्ति सदैव सकारात्मक होती है, ये कथन गलत है और गलत कथन हमारा आंसर होगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा अनुभव को समझने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे समायोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? समायोजन। तो जिसने भी समायोजन लगाया उसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न, जब पूर्व अर्जित ज्ञान, अनुभव और परीक्षण किसी नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक होता है तो उसे कमजोर करता है, तो इसे कहा जाता है, इसे ऋणात्मक अंतरण कहते हैं। यानी पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को अर्जित करने में बाधक होता है तो इसे ऋणात्मक अंतरण कहते हैं, क्योंकि वो पहले वाले पे टिका हुआ बनता। स्वयं की असफलता के लिए बाहरी कारकों पर जिम्मेदारी डालना क्या होता है? प्रक्षेपण। क्या होता है? प्रक्षेपण होता है। अगला प्रश्न, आइंजेक के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार जिसमें व्यक्ति में सामूहिक नियंत्रण कम होता है, इच्छा शक्ति कमजोर होती है और सामाजिकता का अभाव होता है, तो यह स्नायु विकृत व्यक्तित्व कहलाता है। क्या कहलाता है? स्नायु विकृत व्यक्तित्व। तो जिसने भी स्नायु विकृत अस्तित्व लगाया उसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न और आपके आंसर की का अंतिम प्रश्न, वैयक्तिक विभिन्नता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने हेतु अध्यापक बच्चों की विभिन्न क्षमताओं का अध्ययन निम्नलिखित में से किस परीक्षण के द्वारा कर सकता है? तो देखो, बुद्धि परीक्षण भी उपयोग ले सकता है, संचित अभिलेख पत्र भी उपयोग कर सकता है और उपलब्धि परीक्षण भी कर सकता है, यानी तीनों ही कर सकता है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 ABC हो जाएगा। तो जिसने भी बुद्धि परीक्षण, संचित अभिलेख पत्र, उपलब्धि परीक्षण लगाया उसका उत्तर बिल्कुल सही हो गया। बाकी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है क्या कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो और अपने आपको मतलब लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए एक बार कंटेंट देखने जरूर आना है। 1-2 वीडियो तो देखने आ ही सकते हो ना, बाद में आगे आपको जो हमारी प्रोसीजर है वो फॉलो करनी है नहीं करनी है वो अलग बात है। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ कि आपको आगे लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए पढ़ना ही नहीं पड़े, आपका इसी में फाइनल सिलेक्शन हो जाए।